नमो नमः। साथियों, आज हम पढ़ेंगे गंगा पुस्तक कक्षा 9 एनसीईआरटी की पुस्तक का मजेदार और बहुत ही जानकारी अच्छी देने वाला, आजादी का एहसास कराने वाला पाठ, जो कि एक कविता है, झांसी की रानी। हमने पिछली कक्षाओं में भी कभी ना कभी ये पढ़ी होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसे लिखा है। झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, ये बताओ, ये कहाँ का चित्र है? हाँ, बुंदेलखंड में स्थित उत्तर प्रदेश में, यानी कि झांसी का किला है। क्यों प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? झांसी का किला किस किसने देखा है? भाई, मैंने तो देखा है। मैं गई थी जब मैं कक्षा 10 में पढ़ती थी, 12th में पढ़ती थी, तब 2 बार मुझे वहां जाने का मौका मिला। बहुत ही शानदार लाल पत्थर से बना हुआ है, बहुत मजबूत किला है। कई कई मीटर चौड़ी तो इसकी दीवारें हैं और ऊंचाई तो देखो तो बस देखते ही रहो। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? इसे ओरछा के राजा ने बनवाया था और झांसी की रानी के कारण यह प्रसिद्ध है। आजादी की लड़ाई सर्वप्रथम बाकायदा यहीं से शुरू हुई थी। तो यह विस्तार से जानिए कि यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुंदेलखंड में स्थित है। निकटतम प्रमुख स्थान है झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इतिहास क्या है इसका? इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जो देव ने 17वीं यानी कि 1613 में बनवाया था। ये रहे, देखिए, ओरछा के राजा। महत्व क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का यह प्रतीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान क्यों प्रसिद्ध है? भी सुभद्रा कुमारी चौहान ना सिर्फ कवित्री हुई है हमारे देश की हिंदी की बड़ी, बल्कि एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी हुई है और कई बार इसके लिए वे जेल भी गई हैं। आजादी की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने भी। पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है छात्रों को ऐतिहासिक चेतना का बोध कराना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों, हड़प नीति और भारतीय रियासतों के पतन और संघर्ष को समझना। दूसरा इसका उद्देश्य है काव्य सौंदर्य व रसबोध का बोध करना। और तीसरा है राष्ट्रीय चेतना, विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान, अदम्य साहस, नारी शक्ति के प्रति अगाध सम्मान का भाव जागृत करना। आइए पढ़ते हैं झांसी की रानी। इसमें आप देखेंगे व्याख्या, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर, साहित्यिक। ये सब देखने के लिए अंत तक वीडियो देखें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये काम होता है। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर उत्साह बढ़ता है आगे काम करने के लिए। तो झांसी की रानी सुभद्रा जी ने लिखा है। इसमें कविता में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का परिचय है। बचपन कैसे बीता, किसके साथ बीता, उनके व्यक्तित्व की जो खूबियां हैं, प्रेरणा कहाँ से ली उन्होंने शिवाजी राजे महाराणा प्रताप से, और रुचि क्या थी उनकी, बर्छी ढालकर बाण से खेलना, है ना, तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना। वीरांगना लक्ष्मीबाई जिन्हें बचपन में मनु और छबीली के नाम से भी जाना जाता है। प्रेरणा उन्होंने रामावतार गीता से भी ली। प्रेरणा शिवाजी की गाथाओं से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। उनका विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ। साहित्यिक विशेषताएं, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। इसी पंक्ति से पता चल जाता है कि देशभक्ति इसका उद्देश्य है। फिर ऐतिहासिक संघर्ष, 1857 की जो जग जाहिर लड़ाई है, मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, और इधर हमारे झांसी में लक्ष्मीबाई ने यह संघर्ष एकजुट होकर इनके साथ लड़ा। एकता न होने की वजह से, गद्दारों की वजह से हम यह युद्ध हार भी गए थे, पर लोगों ने तब स्वतंत्रता की कीमत पहचानी थी। इतने सालों की जो गुलामी थे उसके बंधन तोड़ने के लिए लोग अब जागरूक हो उठे थे। तो ओजस्वी लेखनी की स्वामी सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री का परिचय देखते हैं, उनका जीवन परिचय और योगदान। उनका जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ।
ठीक है, क्रांतिकारी जीवन रहा है और इनका ये साहित्यिक योगदान है। ठीक है, उनके लेखन में देश प्रेम, स्त्री केंद्रित विषयों, स्वाधीनता संग्राम के प्रति गहन प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उनकी भाषा की सहजता ने उनकी रचनाओं को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मुकुल, त्रिधारा कविता संग्रह है ना, बिखरे मोती और आदि, सीधे साधे चित्र, है ना, ये इनके हैं। भारत सरकार ने 1948 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। अब ये जो कविता है, एक बड़ी कविता है, देशभक्ति की कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। 1857 इसकी पृष्ठभूमि है, स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पे लिखी गई है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय इसमें जो है वर्णन है। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्त, उनकी संघर्ष विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है ना। वीरता, उत्साह, देश प्रेम की भावना से भरी पड़ी है यह कविता। पाठकों में भी जोश उमंग भर देती है। अपनी आजादी की कीमत अब अच्छे से लोग पहचानने लगे हैं। ऐसी कविताएं पढ़कर देश के प्रति गर्व, स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना पैदा करती है। कविता की कथात्मक शैली है, कथात्मक जिसमें आख्यायिका हो, यानी कि कविता की कविता और किसी की कहानी भी ऐसा लगता है जब जैसे कि पढ़ रहे हैं। तो गेयता भी है, इसे और अधिक जीवंत और प्रभावशाली बना देती है। गेयता मतलब गा सकते हैं। इस कविता का सार देखिए, प्रारंभिक जीवन है। रानी लक्ष्मीबाई जब छबीली थी, मनु थी, तो कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली, गुड़ियों की जगह ढाल, कृपाण, तलवार उसकी सहेलियां थी और वीर शिवाजी की गाथाएं उसे जो है कंठस्थ थी, उनसे प्रेरणा लेती थी। फिर उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, लेकिन यह सुख अल्पकालिक ही था। निसंतान राजा के निधन से झांसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी विधवा हो गई अल्प समय में। अंग्रेजों की कूटनीति, डलहौजी का आक्रमण। खुद गवर्नर जो क्रूर था डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई जब विधवा हो गई, संतान भी नहीं थी, तो जो हड़प नीति थी, है ना, तो उसका जो लैप्स का फायदा उसने उठाना चाहा। चौथे भाग में देखते हैं महायुद्ध और बलिदान। 1857 के क्रांति का शंखनाद। रानी ने रणचंडी का रूप धारण करके लेफ्टिनेंट वॉकर को हराया और 23 वर्ष की आयु में मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान हंसते हंसते दे दिया, बिना कुछ सोचे समझे। काश कि मेरा देश आजाद हो, मेरी झांसी आजाद हो, मैं विदेशियों को अपनी झांसी क्यों दे दूं। ये राष्ट्रीय चेतना हम सब में होनी चाहिए। तो कविता कैसे है? क्रांति का शंखनाद होता है शुरू में और छबीली का बचपन। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इसका प्रसंग है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि और रानी लक्ष्मीबाई के बाल्यकाल का वर्णन। अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण भारत के राजवंशों में, राजाओं में बहुत भारी क्रोध था, असंतोष फूट रहा था। सदियों की गुलामी से निराश बूढ़े भारत में क्रांति ने एक नया जोश, नई जवानी मानो भर दी थी। कानपुर के नाना साहब अपनी मुंहबोली बहन लक्ष्मीबाई को प्यार से छबीली कहते थे। सामान्य लड़कियों से भिन्न छबीली का बचपन खिलौनों की बजाय बर्छी ढाल और तलवारों के साथ बीता, यानी बचपन से ही युद्ध कौशल और शस्त्रों से विशेष उन्हें लगाव था। आगे हम व्याख्या देखते हैं। ये देखिए, नाना और छबीली कैसे बचपन में घुड़सवारी करते थे। एक बार तो ये भी प्रसंग आता है, हमने पढ़ा था किताबों में जब हम छोटे थे कि नाना और मनु नदी के किनारे घुड़सवारी कर रहे थे। अचानक नाना का घोड़ा ठोकर लग के गिर जाता है
और नाना साहब घायल हो जाते हैं, तो वह बड़ी बहादुरी से अपने घोड़े से उतरी, नाना को अपने घोड़े पे बिठाया और राजमहल ले गई। तो वो डरती नहीं थी, बहादुर महिला थी। अल्पकालिक सुख, अगले प्रसंग में देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बनाई, लक्ष्मी बाई झांसी में, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, डलहौजी ने पैर पसारे, अब पलट गई काया, राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो रानी के जीवन में आए दुखों के पहाड़, अंग्रेजों की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का चित्रण है। झांसी में गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का लगन हुआ, जैसे ही मानव वीरता का वैभव के साथ मिलन हुआ हो, परंतु यह खुशी क्षणिक थी। राजा के निसंतान निधन से झांसी अनाथ हो गई। क्रूर अंग्रेज अधिकारी डलहौजी ने इसे स्वर्ण अवसर, सुनहरा अवसर माना और झांसी पर अधिकार करने के लिए अपने पैर पसार लिए। जो अंग्रेज व्यापारी बनकर यहाँ गड़गड़ाते हुए आए थे, अब नवाबों और राजाओं का अपमान कर रहे थे, उनके राज्य धोखे से हड़प रहे थे। देखिए कल्पना के बेस्ड है, रियल में तो देखिए उस समय कैमरा 1830 में आ चुका था, बॉम्बे में ही था उस समय। और जो भी चित्र उनके तैल चित्र पोस्टर्स जो बने, वो चित्रकारों ने हाथ से ही बनाए और उन्हीं की देखा देखी फिर बाद के चित्रकारों ने नकल करके कुछ चित्र उनके बनाए। तो ये एआईए के हैं, लेकिन कुछ कुछ तो वो भाव सामने रखते हैं। रानी का संघर्ष में किंतु गौरवपूर्ण जीवन दिखा रहे हैं ये चित्र। गंगाधर राव से विवाह, दत्तक पुत्र, फिर युद्ध। जब अपना बेटा मर गया, जहर दे दिया था अंग्रेजों ने, उनके चचेरे रिश्तेदार से, कजिन ब्रदर ने ही अंग्रेजों के मिल के साथ उनके बेटे को और उनके हस्बैंड को जहर देके मार डाला। तब लक्ष्मीबाई अकेली पड़ गई, लेकिन वो इतनी वीरांगना थी कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। ये देखिए गंगाधर राव, उनके पति, और ये चित्र है जो उनके समय में ही ये दो चित्र लाई हूँ मैं रिसर्च करके। ये कुछ कुछ ओरिजिनल कह सकते हैं क्योंकि उनके टाइम काल के ही बने हुए हैं, चित्रकारों ने बनाए हैं, कैमरे से शूट नहीं है। आगे देखें, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे युद्ध कौशल, वीर गति की बात हो रही है कि 1857 का विद्रोह एक ऐसा महायज्ञ था जिसमें समाज के हर वर्ग, महलों से लेकर झोपड़ियों तक ने हिस्सा लिया। तात्या टोपे, नाना धूलू पंत और अहमद शाह जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब जब लेफ्टिनेंट वॉकर ने आक्रमण किया तो रणचंडी बन रानी ने उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। 23 वर्ष की आयु में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली रानी किसी पत्थर के स्मारक की मोहताज नहीं, उसका बलिदान स्वयं एक अमिट कहानी है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, थे ये उसके प्रिय खिलवाड़। तो यहाँ पे उनके बचपन का चित्रण किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई को मराठा गौरव, वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां मुंह जुबानी याद थी। उनका पूरा बचपन वीरता पूर्ण गाथाओं से प्रभावित था, है ना। वीरता का अवतार थी, मानो कवित्री कहती हैं, वे लक्ष्मी, दुर्गा और स्वयं वीरता का अवतार लगती थी। उनकी तलवारों के प्रहार देखकर मराठे भी प्रसन्न हो उठते थे। नकली युद्ध करना, सेना की व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, किलों को तोड़ना उनके बचपन के प्रिय
खेल थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में कहा गया है कि महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही उसकी भी आराध्या थी, जिनसे उन्हें साहस और शक्ति प्राप्त होती थी। झांसी में वीरता की प्रतीक लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव यानी कि वैभव के साथ हुआ और झांसी के राजमहलों में खुशियां छा गई। चारों ओर बधाई गीत गाए गए। वे झांसी से बुंदेलों की यश गाथा वृंदावली की तरह गौरव बनकर आई। फिर सुखद संयोग हुआ। यह मिलन ऐसा था जैसे चित्रा का जो मिलन है वह हो, अनुपम मिलन हुआ। जैसे झांसी को भवानी मिल गई हो, उनके विवाह से झांसी के भाग जाग गए। दुखों का आगमन। झांसी के महलों में खुशहाली छाई थी, लेकिन समय का चक्र देखिए, कालगति चुपके से दुखों के काले बादल ले आई, है ना। जिन जिन हाथों ने तलवार चलाना सीखा था, भाले चलाना सीखा था, घोड़े चलाना सीखा था, उन्हें चूड़ियां रास खपाई। रानी विधवा हो गई। विधाता को भी मानो उस पर दया नहीं आई। राजा निसंतान मरे और पूरे महल में शोक छा गया। ठीक है। अब डलहौजी की गिद्ध दृष्टि उनकी झांसी पर पड़ जाती है। झांसी का दीपक बुझते ही राजा की मृत्यु। अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे राज्य हड़पने का सुनहरा अवसर मिल गया था। उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर झांसी के दूर पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार झांसी का कोई वारिस नहीं था। अंग्रेज उसका वारिस बनकर, मालिक बनकर बैठ गए। रानी के अश्रुपूर्ण आंखों ने देखा कि उसकी प्रिय झांसी अब वीरानी पराई हो रही थी। अंग्रेजों की कूटनीति, सत्ता का परिवर्तन, राज्यों का पतन, फिर बंगाल और मद्रास की स्थिति और रानी की दुर्दशा इस कविता में दिखाई गई है। आगे फिर रानियों की दुर्दशा, मर्यादा का अपमान, जनता का आक्रोश, विद्रोह की तैयारी, स्वतंत्रता का महायज्ञ, सब हम इस कविता में पढ़ते हैं। ये देखिए कुछ चित्र लाइनों में, और ये अंग्रेज अधिकारी जो जिनके साथ में उनकी लड़ाई हुई, ह्यूरोज है, डलहौजी है ना। ये झांसी का किला है, ये दीवार है झांसी के किले की। दीवार से छलांग लगाते हुए कितनी बार। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर बराए काम, नाना धुदू पंत, तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी वो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि इस आजादी की लड़ाई में कई वीर शहीद हो गए। धुदू पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, नाना साहब, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे अमर सैनिक, नौजवान सैनिक भारत की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। इतिहास में इनके नाम सदैव अमर रहेंगे। और अंग्रेजों की नजर में यह जो लड़ाई थी, यह जुर्म बन के उभरी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन रानी ने मर्दों के जैसे बहादुरी पूर्वक, महिला को आमतौर पे कमजोर और डरपोक समझा जाता है, लेकिन वो इसके विपरीत थी, मर्दों की भांति ही बहादुरी से लड़ी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, तो झांसी के मैदानों में जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी गाथा आज तक गाई जाती है कि किस बहादुरी की, मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति वह
अमिट जोश दिखाते हुए साहस के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी। अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट वॉकर आया और वह भी चक्कर खा गया। रानी ने तलवार खींची और द्वंद्व हुआ उनमें। जख्मी होकर, घायल होकर वॉकर भाग गया। ठीक है, उसे बड़ी हैरानी थी कि एक महिला इतनी बहादुरी से कैसे लड़ रही है, और बुंदेलखंड के लोगों से हमने यह कहानी उनकी बहादुरी की सुनी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर भी मील निरंतर है, तत्काल सिद्धार्थ अधिकार। देखिए कैसे बहादुरी से घोड़े पे चढ़ी लड़ रही है। तो फिर रानी निरंतर 100 मील का सफर तय करके कालपी पहुंची। अधिक थकान के कारण उनका घोड़ा धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। यमुना के तट पर रानी ने पुनः अंग्रेजों को पराजित किया और विजयी होकर आगे बढ़ते हुए ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी मित्र सिंधिया को डर के मारे अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। सिंधिया ने पहले रानी को आश्वासन दिया, लेकिन बाद में ऐन मौके पर अंग्रेजों से डर के भाग गया और रानी का साथ नहीं दिया। अंतिम संघर्ष और वीरगति। रानी को विजय तो मिली, परंतु अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया और इस बार उनका जो है और बड़े अधिकारियों से हुआ। सबने मिलके घेरा, जिससे रानी पराजित हुई। युद्ध क्षेत्र में रानी की सहेलियां कान्हा और मंदरा भी उनके साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज अपनी सेना लेकर आ गया और इस तरह रानी चारों ओर से घिर गई। घोड़ा एक नाले के पास अड़ गया। शत्रुओं ने अकेले सिंघनी पर वार किए। अंततः रानी वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई। ये देखिए उनका प्रसंग, किस तरह से वो हीरोज से बात कर रही है कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, जीते जी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी भी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती रही सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लड़ाई का दृश्य ये देखिए कितना सुंदर चित्र है, किस तरह से वो अंग्रेजों से घिरी हुई है। आगे क्या हुआ? रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। चिता तेज मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। कवित्री कहती है कि अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ते हुए वह वीरांगना कालगति को प्राप्त हुई, शहीद हो गई, है ना। अब वो दिव्य तेज की अधिकारी थी, जैसे मान लो देवता उसे लेने आए, उसका तेज अनुपम था। वह इस तरह के सच्चे तेज की अधिकारी थी। कुल 23 वर्ष की अल्पायु में ही वह मानो कोई अवतार थी मनुष्य का। हम में स्वतंत्रता की लौ जगाने के लिए कोई स्वतंत्रता की नारी आई थी देवलोक से, है ना। दिखा गई पथ, हमें आजादी का सही रास्ता दिखा गई और हमें अपने गुणों को, अपने मूल्यों को ना बिसराने की सीख दे गई। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के वासियों से सुनी थी कि वह बड़ी मर्दों के जैसे, वीरों के जैसे, मर्दों की भांति साहस से लड़ी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, वह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई, जो चाहे फांसी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे फांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी भी, बुंदेलहर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
तो कवित्री कहती हैं कि 23 वर्ष की आयु में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। उनका पार्थिव शरीर चिता पर सवार हुआ। जो उनकी दिव्य सवारी थी, उनका तेज ईश्वर के तेज में मिल गया, क्योंकि वह उस सम्मान की सच्ची हकदार थी। कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने आई कोई ईश्वरीय अवतार थी, मतलब डिवाइन पावर थी। उन्होंने हमें आजादी का रास्ता दिखाया। वह सीख थी जो वह देना चाहती थी। फिर कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। कवित्री कहती है कि हम भारतवासी रानी के इस बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे, मतलब आभारी रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। इतिहास भले ही चुप रहे या झांसी को तोपों से मिटा दिया जाए, परंतु रानी की कीमती यादें कभी नहीं मिटेंगी। रानी को किसी निर्मित स्मारक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं अपनी वीरता की अमिट निशानी और स्वयं का स्मारक है। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने हमें यही गौरव गाथा सुनाई है कि झांसी रानी एक महान वीरांगना थी। फिर ये देखिए डलहौजी से बात हो रही है उसकी। काव्य शिल्प और साहित्यिक विश्लेषण। देखिए इस कविता का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में 4 पॉइंट होते हैं: रस, भाषा शैली, काव्य विधा, पोएटिक फॉर्म और अलंकार गेयता, ऑर्नामेंट्स एंड रिदम। लिंग्विस्टिक स्टाइल, भाषा शैली। कोर इमोशन क्या है इसका? वही रस क्या है इसमें? वीर रस है। कोर इमोशन है वीर रस, ब्रेवरी। तो कविता के एक एक शब्द पाठकों के मन में ओज, उत्साह, शौर्य और देशभक्ति का भाव जगाता है। सरल, सुबोध, प्रभामयी गेय खड़ी बोली हिंदी है। इसमें उर्दू, गम, बेजार और देश शब्दों का अत्यंत स्वाभाविक और सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली चित्रण है। पोएटिक फॉर्म क्या है? कथात्मक गीत है, नरेटिव पोएट्री जिसे कहते हैं इंग्लिश में, गाथा हिंदी में कहते हैं। इसमें घटनाओं का एक क्रमिक और ऐतिहासिक प्रवाह है जो इसे किसी महाकाव्य जैसी भव्यता प्रदान करता है। अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। लोक गाथा बुंदेले हर बोलों का पुट होने के कारण इसमें अद्भुत गेयता है। अब देखिए मेरे उत्तर मेरे तर्क, है ना, इनको देखते हैं हम। अर्थ और भाव। व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया, मतलब ये भिखारी बन के आए थे, हमें व्यापार कर लेने दो अपने देश के लिए, रोजी रोटी कमा लेने दो, और फिर ये तो यहाँ का स्वामी ही बन गया। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। भारत के राजवंशों के चरम अपमान का दृश्य है। नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखा हार, पर्दे की इज्जत जो महिलाओं की थी, कलकत्ते के बाजारों में सरेआम नीलाम हो रहे थे, मतलब महिलाओं को अपमानित किया जा रहा था। अंग्रेजों की निर्लजता और भारतीय रियासतों की विवशता का गहरा कटाक्ष है। अब रानी लक्ष्मीबाई को अवतरी क्यों कहा गया है? 23 वर्ष की अल्पायु में उनका युद्ध कौशल, सैन्य संचालन, व्यूह रचना और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का संकल्प किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। वे साक्षात वीरता की अवतार और रणचंडी का स्वरूप प्रतीत होती थी, इसीलिए उन्हें अवतारी यानी कि ईश्वरीय अंश कहा गया। दूसरा प्रश्न, उनके बचपन के खेल दूसरों से कैसे भिन्न थे? भाई सामान्य बच्चों का बचपन जहाँ खिलौनों, गुड्डे गुड़ियों के साथ बीतता है, वहीं छबीली जो है वर्षी चलाना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, यह उनके भावी योद्धा होने का एक, मान लो कोई नींव धरी जा रही थी, स्वाद का प्रमाण था। नारी शक्ति का जयघोष कविता का मुख्य संदेश है और सर्वोच्च बलिदान। यह कविता केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि यह स्मरण दिलाती है कि स्वतंत्रता कोई मुफ्त में मिली वस्तु नहीं है, इसके लिए असंख्य वीरों ने अपना रक्त बहाया है। कृतज्ञता का भाव देखिए, इसमें कविता में दिखाया गया है वर्तमान और भावी पीढ़ी का यह परम कर्तव्य है कि वे इस अमूल्य आजादी की रक्षा करें और उन गुमनाम नायकों बुंदेले हरबोलों की तरह कृतज्ञ होकर उनको याद रखें। पाठाभ्यास ऐतिहासिक बोध कराता है ना, कोलैबोरेटिंग लर्निंग में क्रांति के अनन्य नायक, आधुनिक विमर्श, नारी शक्ति। वर्तमान समय में सैन्य बलों, अंतरिक्ष विज्ञान, इसरो और प्रशासन जैसे साहसपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं की सूची बनाएं, कक्षा में चर्चा करें। ये 3 एक्टिविटी है, आप चाहे तो खेल सकते हैं और चाहे तो इस कविता का गायन अपनी टीचर को सुना सकते हैं। ये देखिए शब्द संपदा, भ्रुकुटी तानना,
मुहावरा है क्रोध करना। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। छबीली, सुंदर और चंचल। किए गए उपकार को मानने वाला उसको कहते हैं कृतज्ञ। मधुमत यानी कि जोश, गर्भ। अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। तीर, नदी का किनारा। यहाँ पर कविता में तीर का अर्थ बाण है। गोले, गणित की गोल आकृति, तोप के गोले कविता में मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, अर्थात तोप से झांसी को उड़ा दे चाहे। तब पुस्तक में इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र मानचित्र में दर्शाइए। तो मैंने यहाँ पे ये शहर लिखे हैं, जहाँ पे ये शहर लिखे हैं वहां से मैच करिए, ये उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे बिठूर उत्तर प्रदेश नाना साहब का निवास स्थान है। ठीक है, ये देखिए बिठूर, माइंड मैप भी हम करेंगे। अब पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। नई जवानी शब्द किस भाव को व्यक्त करता है? विद्रोह की चिंगारी को। लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाता है। शोभायुक्त, तर्क आप पढ़ लीजिएगा। बुझा दीप झांसी का, इसका क्या आशय है, भावार्थ है। राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। स्वतंत्रता महायज्ञ में कई ऐसे अवसर आए किंतु ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है। ठीक है, तो यह कविता पूरी तरह से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि और उसमें शहीद होने वाले वीरों पर आधारित है। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, में यह शब्द किसके लिए है? अंग्रेजों के लिए है ये शब्द। अब मेरी समझ और मेरे विचार। रानी के प्रिय खेल कौन से थे और उनका बचपन दूसरों से कैसे भिन्न था? रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल नकली युद्ध करना, सैन्य व्यूह की रचना, शिकार खेलना और शत्रु के दुर्ग तोड़ना था। उनका बचपन अन्य लड़कियों से भिन्न था। हालांकि जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहां उनकी प्रिय सहेलियां वर्षी, ढाल, कृपाण और कटारी थी। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किस घटना की ओर संकेत है? यह पंक्ति राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती है, जिससे रानी विधवा हो गई और झांसी का सुख चैन समाप्त हो गया। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। इससे पता चल रहा है एकता का महत्व। यह पंक्ति दर्शाती है 1857 में संग्राम केवल राजाओं का नहीं था, इसमें महलों, राजवंशी और झोंपड़ियों, सामान्य जनता दोनों ने समान रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता के लिए ऐसी राष्ट्रीय एकता अनिवार्य थी, क्योंकि इसी सामूहिक क्रांति ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। अंग्रेजों के अखबार क्या नीलाम छापते थे और क्यों? तो अंग्रेजों के अखबार भारतीय रानियों के गहने और कीमती कपड़े जैसे नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखा हार नीलाम करने के लिए विज्ञापन छापते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजाओं की मृत्यु के बाद अंग्रेज उनके राज्यों और निजी संपत्ति को अपनी हड़प नीति के तहत जब्त कर लेते। रानी को अवतारी क्यों कहा गया है? रानी ने मात्र 23 वर्ष जिया और साहस, नेतृत्व ऐसा दिखाया जैसे घुटी हुई कितनी बड़ी राजा हो, जब वह किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। उन्होंने देश को स्वतंत्रता का मार्ग दिखलाया और मरकर भी भारतीयों को जीवित यानी कि जागरूक करके गई, इसलिए ईश्वर उन्हें स्वतंत्रता नदी के रूप में उस्ताद मानता है। अब देखिए हॉट से हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले प्रश्न है ये। 3 प्रश्न और महत्वपूर्ण मैं आपके लिए आई हूँ। समानार्थी पर्यायवाची शब्द अगर इस पाठ से कोई आएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा, जैसे फिरंगी, अंग्रेज, विलायती, मर्दानी, बहादुर, पुरुषोचित या वीरांगना। छबीली, तेजस्वी, सुंदर, सजीली। गाथा, आख्यायिका, कथा, प्रशंसा गीत। दुर्ग, गढ़, किला। सुभट, रण कुशल योद्धा। सन्मुख, सामने, अनुकूल। हैसियत विषाद का है, शक्ति सामर्थ्य है। कृतज्ञ, आभारी, एहसानमंद। अविनाशी, नाश रहित, अक्षर, नित्य, याद दिलाने वाला। स्मृति चिन्ह से हम कहते हैं स्मारक। स्मृति जिसमें धातु है।
मन में ठानना, दृढ़ निश्चय करना। रानी ने अंग्रेजों को देश से बाहर करने की मन में ठानी थी। ठीक है, पैर पसारना, विस्तार करना, काया पलट जाना, पूरी तरह बदल जाना, धूम मचाना, प्रसिद्ध होना, पैरों ठुकराना, अपमान करना या महत्व न देना। अब ये देखिए उपसर्ग प्रत्यय है, अविनाशी में आ है, स्वतंत्रता में स्व, अनुनय में अनु, विरुद्धावली में वी और सन्मुख में सम, ये उपसर्ग हैं। वीरता में ता प्रत्यय है, स्वतंत्रता में ता, इतिहास में एक, मर्द में आनी, छवि में इली, स्मृति में अक, स्मारक, ये शब्द बने। तो हमने क्या क्या पढ़ा? झांसी की रानी वीरता और बलिदान की अमर गाथा में उनका बचपन, प्रारंभिक जीवन, छबीली से रानी तक का सफर, वीरांगना का बचपन, झांसी का सौभाग्य, वीरता की अवतार, फिर 1857 का महासंग्राम और रानी की वीरगति, अंग्रेजों की हड़प नीति कैसे हुई, रणचंडी का आवाहन और 23 की उम्र में अमर बलिदान, ये सब हमने पढ़ा। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब मैं इसे पढ़ती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मातृभूमि की समर वीरांगना को हमारा शत नमन। धन्यवाद। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुभ दिवस। जय हिंद।